हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार आपका फिर से मेरे इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ब्रोंकियोक्टिसिस के बारे में डिटेल से पढ़ा था। वन शॉट इसमें कवर किया था पूरा, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन, कोज, साइन, सिम्टम्स, मैनेजमेंट्स, नर्सिंग मैनेजमेंट्स और सारी चीज़ें वहाँ पर हमने एक लेक्चर अंदर डिस्कस की थी। आज हम न्यू डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इम्फाइमा क्या होता है। जैसे कि आपको इस वर्ड में दिया गया इम्फाइमा और एक होता है इम्फाइसीमा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पर एस का डिफरेंस है ना। इम्फाइसीमा हमने सीओपीडी के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बोला था कि परमानेंट, इसमें क्या होता है कि जो हमारी एयर सेक्स होती है ना, जो मतलब एल्विलाइस है, वहाँ पर क्या हो रहा था कि पस का या म्यूकस का क्या हो रहा था, सिक्रेशन या एक्यूमुलेशन हो रहा था, वो था परमानेंट था। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इम्फाइमा के अंदर क्या हो रहा है, हमारे प्लूरल स्पेस में हो रहा है, वो था एयर सेक्स के अंदर, मतलब हमारी जो एल्विलाइज थी ना, उनके अंदर हो रहा था। ठीक है। और ये हो रहा है इम्फाइमा हो रहा है, वो हमारे प्लूरल स्पेस के अंदर क्या हो रहा था कि एक्यूमुलेशन हो रहा है फ्लूइड का, जैसे प्यूरुलेंट फ्लूइड बोल सकते हैं, इसमें पस फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन चीज़ों को, दोनों का डिफरेंस याद रखना है आपको। इम्फाइसीमा एस, वहाँ पर एस आ रहा था ना, वो सीओपीडी में था, और इम्फाइमा यहाँ पर अलग कंडीशन है। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे इम्फाइमा के बारे में। तो इम्फाइमा होता है, इम्फाइमा के अंदर होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द थिक एंड प्यूरुलेंट फ्लूइड विद इन द प्लूरल स्पेस। मतलब यहाँ पर जो पस फॉर्मेशन होता है, जो हमारा जो प्लूरल स्पेस होता है, वहाँ पर पस का फॉर्मेशन हो जाता है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या वायरल इन्फेक्शन के कारण। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इम्फाइमा। इम्फाइमा के अंदर सेकंड बात करता हूँ, इम्फाइमा इज द आल्सो कॉल्ड द पायोथोरिक्स, या इसको बोल सकते हैं प्यूरिडेंट प्लूराइटिस। मतलब जिसमें जिसके अंदर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पस, पस का जिसमें फॉर्मेशन होता है उसको पायोथोरिक्स, या हम इसको बोल सकते हैं प्यूरिलेंट प्लूराइटिस बोल सकते हैं। फिर बात करता हूँ, इम्फाइमा यूजुअली डेवलप आफ्टर निमोनिया। तो ये जो इम्फाइमा कंडीशन होती है, वो फर्स्ट स्टेप में नहीं होती है, पहले अदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसमें मान लो हम निमोनिया की बात कर सकते हैं। तो ये मेनली निमोनिया का इन्फेक्शन होने के बाद ये क्रिएट होती है इम्फाइमा की कंडीशन। जिसमें क्या होता है, इस डायग्राम में आपको दिया गया है, जैसे कि ये प्लूरल जो हमारा स्पेस है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल जो जो पस का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो किसी ना किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि हम निमोनिया की कंडीशन यहाँ ले सकते हैं। पहले यहाँ इस लंग्स में निमोनिया कंडीशन हुई थी, उसके बाद ये कंडीशन क्रिएट हुई है। तो इसमें दिया गया इम्फाइमा इज सॉरी विथ एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द प्लूरल स्पेस हो गया। ये नॉर्मल था, लेकिन इसके अंदर पस का फॉर्मेशन था। तो ये कंडीशन इसमें आप वो कर सकते हो डिफरेंस की क्या कंडीशन है नॉर्मल की। अब हम आगे बात करेंगे इम्फाइमा के जो कोज हैं, कोज ऑफ इम्फाइमा। एक मिनट वापिस से, हाँ ठीक है। कोज ऑफ इम्फाइमा की बात करता हूँ। इसमें होता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया। तो मैंने आपको बता दी, कोई भी बैक्टीरियल निमोनिया कंडीशन हुई, उसकी कंडीशन में ये कंडीशन हो सकती है। एक होता है पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रोमा। पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रोमा के अंदर जैसे एक तो ब्लंट ट्रोमा होता है, एक होता है पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग में जैसे कोई भी शार्प इक्विपमेंट होता है, वो हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर हम जैसे कि इंसर्ट करते हैं, जैसे कि मान लो किसी ने चाकू हमारे या गन शॉट लगाओ, तो जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि नाइफ किसी ने मतलब हमारे चेस्ट के अंदर क्या किया कि एक चाकू इसके हमारे मतलब चेस्ट के अंदर इंसर्ट करवाया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी जो प्लूरल स्पेस और जो हमारी जो लंग्स के बीच का हाथ, वो पंचर हो जाती है, और वहाँ से फ्लूइड होता है वो प्लूरल स्पेस के अंदर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या किया गया कि इसके अंदर इंसर्ट किया गया एक चाकू, तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ के जो स्पेस में क्या हो गया कि यहाँ पर ये बढ़ गया, होल हो गया, वहाँ से क्या हो जाएगा, वो जो लिक्विड होगा वो इस प्लूरल स्पेस के अंदर आ जाएगा। या दूसरी कंडीशन हम ये भी ले सकते हैं कि हाँ, इसमें जो पेनिट्रेट करवाया, जिस शार्प इक्विपमेंट को हमारे चेस्ट के अंदर क्या इंसर्ट करवाया गया, वो मान लो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया इन्फेक्टेड था, और वो जैसे इंसर्ट करवाया, वहाँ पर धीरे धीरे जाके बैक्टीरिया के आगे डेवलप होते गए, फिर ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। फिर बात करूँगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि ऊपर दिया गया, जैसे नाम दिए गए, तो निमोनिया में हो गए, अदर भी हो सकते हैं, स्टेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, स्टेफाइलोरीज हो गया। फिर बात करेंगे हेमेटोजीनियस हो गया। फिर इसमें इन्फेक्शन होता है प्लूरल स्पेस। जो हमारा जो प्लूरल स्पेस होता है, इसमें इन्फेक्शन होगा, वो किस कारण से होगा, क्योंकि हमारे प्लूरल स्पेस के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड जो स्टोर हो जाएगा, या वहाँ पर जो भी इसके टिश्यू थे वो रप्चर होकर वहाँ पर मतलब ब्लड आ जाएगा। फिर वहाँ से इसमें हेमेटोजीनियस ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। फिर होता है नॉन इन्फेक्शियस कंडीशन, मतलब बिना इन्फेक्शन के भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं इन्फेक्शन से बैक्टीरिया से हो। ये हो सकता है, जैसे थोरेकोसेंटिसिस सर्जरी कर रहे थे हम, उसमें ओपन सर्जरी होती है दोनों, एक या थोरेकोसेंटिसिस बोल सकते हैं, थोरेसिक सर्जरी थी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि हम ओपन करते हैं तो इन्वायरमेंट से भी क्या हो सकते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। या हमने मान लो कोई इन्फेक्टेड कोई ट्यूब वहाँ पर इंसर्ट करवा दी, या अदर कोई मतलब हमारे जो हाथ थे वो वहाँ पर टच हो गए जो हम इन्फेक्टेड थे, तो इस कंडीशन से भी हो सकता है। मतलब ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन ऐसा नहीं कि कोई पहले डिजीज़ हुई हो, बिना डिजीज़ के डायरेक्ट भी हो सकता है। तो ये तो हमारे कोच थे। इसके बाद मैं बात करूँगा पैथोफिजियोलॉजी, मतलब इसमें फिजियोलॉजी मतलब किस प्रकार से कंडीशंस क्रिएट होती है। तो इसमें बात करता हूँ, जो हमारा जो प्लूरल स्पेस है, वो इसमें नेचुरली हमें, मैंने आपको पहले भी लेक्चर के अंदर जैसे ये डिजीज स्टार्ट की थी उस दिन मैंने बताया भी था आपको। तो उसमें बोला था कि 10 से 20 ml क्या पाया जाता है इसके अंदर,
मतलब ये वो फ्लूइड पाया जाता है, जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। अब ये फ्लूइड क्या होगा, इसका अमाउंट अगर बढ़ गया, बढ़ने के कारण वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होने से ये लंग्स कोलेप्स, धीरे धीरे कोलेप्स होना स्टार्ट होंगे। तो धीरे धीरे ये मतलब इनडायरेक्टली डिजीज कॉज होती रहती है। प्लूरल इन्फ्यूजन के अंदर मतलब वो कैसा भी फ्लूइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें पस फॉर्मेशन की बात करनी है, यहाँ पर कोई बैक्टीरियल कॉज होगा, ठीक है ना। तो इसमें बात करूँगा, बट इन्फेक्शन या अदर इटियोलॉजी मतलब जो अननोन कॉज है वो लीड कर सकते हैं इंक्रीज फ्लूइड, वो फ्लूइड को बढ़ा सकते हैं, इसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा और अब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर अब्जॉर्प्शन कम हो रहा है और ये फ्लूइड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब थिक ज़्यादा होता जाएगा, तो फ्लूइड देन बिकम इन्फेक्टेड विथ बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड था, तो इसमें फिर क्या होगा, तो इन्फेक्टेड फ्लूइड थिकनेस हो जाएगी, मतलब इसमें धीरे धीरे गाढ़ापन आता जाएगा और ये फ्लूइड क्या जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारी जो टिश्यू जो मतलब लंग्स और चेस्ट वॉल की जो लाइनिंग थी वो क्या हो जाएगी, टच हो जाएगी। जैसे कि हमारी चेस्ट वॉल टिश्यू लाइनिंग थी, प्लूरल लाइनिंग थी, अगर यहाँ फ्लूइड इंटेक हो रहा है तो ये वाली दोनों चेस्ट की तरफ जाती जाएगी और ये लाइनिंग क्या जाएगी, स्टिकी, मतलब एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। चेस्ट वॉल जो यहाँ दी गई, चेस्ट केविटी और जो हमारी लंग्स थी ना, ये दोनों आपस के अंदर क्या हो जाएंगी, आउटर जो लेयर थी वो दोनों चिपक जाएंगी और यहाँ पर फ्लूइड इंक्रीज होता जाएगा और लंग्स अंदर की तरफ कोलेप्स होता जाएगा और ये स्पेस बढ़ता जाएगा, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया, ठीक है। जैसे कि ये आउटर लाइन थी, वो हमारी चेस्ट वॉल के साथ क्या हो जाएगी, लंग्स की जो अटैच होती जाएगी टुगेदर, उसके साथ चिपक जाएगी और अंदर वाली क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ चली जाएगी। तो ये कंडीशन यहाँ होगी, ठीक है। फिर इस लास्ट में क्या हो जाएगा, इम्फाइमा कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। अब इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको, आप बेसिकली आप खुद भी लिख सकते हो चीज़ें, इतने मैंने डिजीज़ बताई हैं तो इनके अकॉर्डिंग आप खुद भी बना सकते हो। डिस्निया की कंडीशन तो सब में कॉमन है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। फीवर की कंडीशन भी हो सकती है और चेस्ट पेन भी होगा, ये तो तय है, क्योंकि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा तो चेस्ट पेन तो होगा। फिर नाइट स्वेटिंग, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको स्टार मार्क कर सकते हो आप, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पर पढ़ी है अभी, ये नाइट स्वेटिंग, ये ओनली फॉर इसी के अंदर साइन एंड सिम्टम्स में है, ये पहले कहीं नहीं आई थी, इसलिए कॉमन हो गई, मतलब यूनिक हो गई। इस चीज़ को याद रखना, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको पूछ ले नाइट स्वेटिंग किस में होती है, तो आपका आंसर जाना चाहिए इम्फाइमा में। वहाँ आपको ऑप्शन में इम्फाइसीमा और इम्फाइमा दोनों दे देगा, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। हाईलाइट कर लो इसको एक बार। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर इसमें ड्राई कफ भी हो सकता है। फिर होता है एनोरेक्सिया, मतलब ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब खाने से संबंधित डिसऑर्डर होगा, इसमें वेट गेन भी हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है, ठीक है। फिर बात करेंगे डायग्नोसिस। अब इसका अंदर किस मतलब कंफर्म कैसे करेंगे कि हमारे में एम्फाइमा की कंडीशन क्रिएट हुई है, तो कुछ डायग्नोसिस है। फर्स्ट तो इसमें सब में कॉमन है, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे चेस्ट एक्सपल्टेशन करेंगे, स्टेथोस्कोप के द्वारा साउंड्स को हम ऑब्जर्व करेंगे या सुनेंगे उनको, तो इससे पता लगा लेंगे। सेकेंड हम करेंगे चेस्ट एक्सरे, इसमें कन्फर्म हो जाएगा चेस्ट एक्सरे से, क्योंकि वहाँ पर फ्लूइड क्या हो रखा है, इकट्ठा हो रखा है, तो फ्लूइड इकट्ठा होगा तो पूरा चेस्ट एक्सरे क्या आएगा, ब्लैक आएगा या वाइट आएगा, वाइट आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर फ्लूइड का कलेक्शन हो रखा है हमारे लंग्स के अंदर तो उसका चेस्ट एक्सरे हमेशा वाइट आता है। अगर एयर का कलेक्शन है, जैसे कि हम न्यूमोथेरेक्स आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, पूरा हमारा जो अक्सर ब्लैक आएगा पूरा। तो इसमें सीटी स्कैन से, सॉरी इसके सीटी स्कैन और एक्सरे से भी पता चल जाएगा। अल्ट्रासाउंड ऑफ चेस्ट का अल्ट्रासाउंड करेंगे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड आ रहा है, तो उसे अल्ट्रासाउंड से भी पता लगा लेंगे। इसमें ब्लड टेस्ट करेंगे, सीबीसी, मतलब यहाँ पर सीबीसी लिख लेना आगे, सीबीसी, ठीक है। ये ब्लड काउंट हो जाएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट ये टेस्ट करेंगे। स्वेब कल्चर करेंगे, इसमें हमारा जो रेस्पिरेटरी है वहाँ से हम स्वेब मतलब वहाँ से कल्चर करेंगे, वहाँ का म्यूकस लेंगे, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसका पता चल जाएगा। फिर इसका मैनेजमेंट भी हम करेंगे, तो मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, जो हमारी परक्यूटेनियस थोरिकोसेंटिसिस करेंगे। परक्यूटेनियस थोरिकोसेंटिसिस का मतलब ये है कि हम स्किन मतलब जिस एरिया या जिस साइड के ऊपर इन्फेक्शन था वहाँ से क्या करेंगे, नीडल इंसर्ट करवाएंगे, वो भी स्किन, मतलब परक्यूटेनियस मतलब हमारी जो अपर स्किन होती है, इसका मतलब होता है स्किन या जो अपर लेयर होती है, वहाँ से हम थोरेकोसेंटिसिस की प्रोसीजर करेंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ। थोरेकोसेंटिसिस में क्या होता है कि हम एक नीडल इंसर्ट करवाएंगे और वहाँ से ड्रेन आउट करेंगे वहाँ का इस फ्लूइड को या उस पस फॉर्मेशन को। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट तो ये रहेगा। फिर होता है नीडल एस्पिरेशन, वही होगा, नीडल जो हमने डाली थी थोरेकोसेंटिसिस के अंदर उससे एस्पिरेशन करवाएंगे। परक्यूटेनियस कैथेटर, वहाँ से इस कैथेटर भी डालेंगे, कैथेटर से नॉर्मली मतलब आसानी से रिमूव हो जाएगा। और कैथेटर इसलिए डालते हैं, अगर मान लो कि पस फॉर्मेशन बार बार हो रहा है, उसमें एंटीबायोटिक्स हम चला रहे हैं साथ में, इसमें ये दे रखा। अगर मान लो कि हमने किसी व्यक्ति का मतलब पेशेंट था ना, उस पेशेंट में पस का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसमें परक्यूटेनियस जो कैथेटर है उसको इंसर्ट करके छोड़ देंगे 2 या 3 दिन के लिए, और साथ में हम एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर एंटीबायोटिक्स साथ चलेंगे तो एंटीबायोटिक्स क्या करती है, जैसे हमारे खून या घाव या पस फॉर्मेशन को ड्राई करने सुखाने का काम करती है, तो ये भी चलेगी साथ साथ। और जितना जितना वो अगर और बन रहा है तो वो इस कैथेटर के द्वारा बाहर आता जाएगा, तो कम्प्लीटली उसको क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। फिर इस कैथेटर को भी वहाँ से रिमूव करके
इंसिजन मतलब सुचर्स कर देंगे। फिर हम एनाल्जेसिक देंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि ओपन हम सर्जरी करने की भी कंडीशन हो सकती है, तो इस कंडीशन में पेन से या फीवर रिलेटेड हम मेडिसिन भी देंगे। अब ये ट्रीटमेंट तो था हमारा कॉमन था कि हम इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। अब लास्ट ऑप्शन हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट भी रहता है। किसी पेशेंट में क्या होता है उसको सर्जिकली हम मैनेज मतलब क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब हो गया थोरेकोस्टोमी हो गया। थोरेकोस्टोमी का मतलब होगा इसमें क्या होता है, थोरेसिक रीजन को हम क्या करेंगे वहाँ से ओपन करके उन चीज़ों को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। इसी पास फॉर्मेशन सीवियर कंडीशन में था कि इसको हम नॉर्मली ट्रीट नहीं कर सकते, उस कंडीशन में थोरेकोस्टोमी करेंगे। इसमें ओपन भी होती है, एक वीडियो वेस्ट भी होती है। अब ओपन के अंदर क्या करेंगे, हम उस चेस्ट की जिस एरिया के अंदर है वहाँ से हम इंसिजन कट लगा के उस स्किन को मतलब वहाँ से साइड करके और डायरेक्टली उस चीज़ को हम क्या करेंगे पास आउट मतलब बाहर निकाल देंगे। तो इसमें क्या करेंगे रिब रिसेक्शन करेंगे। फिर वहाँ से क्या करें रिमूव थिकन और प्लूरा जो गाढ़ा जो पदार्थ जो प्लूर में था जैसे कि पस और डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब होता है मलबा। इसको वहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव होने के बाद हम उसमें अंडरलाइनिंग डिजीज़ जो पल्मोनरी टिश्यू के जो डिजीज़ थी उसको हम वहाँ से रिमूव कर देंगे परमानेंटली, कि वो कम्प्लीटली वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये तो था हमारा थोरेकोटोमी। अब हम बात करेंगे वीडियो असिस्ट थोरेकोस्टोमी सॉरी थोरेकोसिस सर्जरी। इसको हम लिख सकते हैं VATS। मैं इसको लिख देता हूँ वैसे VATS। तो ये हम यहाँ पर इस कंडीशन को क्रिएट करेंगे। हम बात करेंगे इसमें जो सर्जन होता है वो क्रिएट करेगा इसमें 3 स्मॉल इंसिजन लगाएगा एंड यूज़ टीनी कैमरा मतलब छोटा कैमरा लेगा, उस मतलब उसकी सहायता से क्या करेगा वो इस मतलब ऑपरेशन को करेगा, सर्जरी करेगा। इसमें क्या होगा, उसको जो कैमरा उसको लेगा उसको कहते हैं थोरेकोस्कोप। जैसे इस डायग्राम में दिया गया ये रहा। इसके अंदर आगे की तरफ कैमरा रहता है और इस स्क्रीन के ऊपर ही मतलब विजुअल रहता है उसको अंदर क्या चीज़ चल रही है। और यहाँ से दो क्या करेगा इंस्ट्रूमेंट डालेगा, वहाँ से उन चीज़ों को मतलब रिमूव करने के लिए हेल्प करने के लिए जो भी जो मतलब हेल्प जिसमें भी काम आने वाले जो सर्जरी के अकॉर्डिंग यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएंगे, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये वीडियो वेस्ट था, मैंने जो यहाँ पर लिखा VATS हो गया। फिर बात करते हैं देन सर्जन विल रिमूव, वहाँ से रिमूव कर देगा अफेक्टेड जो टिश्यू था अराउंड योर लंग्स, जो हमारे लंग्स के चारों जो इफेक्टेड टिश्यू था उसको रिमूव कर देगा सर्जरी के द्वारा, वीडियो वेस्ट के द्वारा। फिर था लेटर इंसर्ट ए ड्रेनेज ट्यूब, उसके बाद उसमें एक ट्यूब डाल के छोड़ देगा। यूज मेडिसिन टू रिमूव द फ्लूइड, जो मैंने ये कंडीशन आपको भी बताई थी ना ऊपर जैसे एंटीबायोटिक्स वाली, तो इसके अंदर वो कैथेटर डाल देगा एंटीबायोटिक्स देगा। वही कंडीशन ये रही कि उसके अंदर वो ड्रेनेज ट्यूब डाल के छोड़ देगा, वो कंटिन्यू चलती रहेगी 2 या 3 दिन तक रखेगा और उसमें मेडिकेशन भी साथ साथ चलती रहेंगी ताकि वहाँ से क्या हो वो फ्लूइड कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। अब ये दोनों मैंने थोरेकोस्टोमी बताई जिसमें एक तो हो गया ओपन हो गई, एक होती वीडियो वेस हो गई। जिसमें वीडियो वेस के अंदर बाहर से तो ऐसा दिखाई देता है लेकिन पेशेंट के अंदर की कंडीशन स्क्रीन के ऊपर चलती रहती है और सर्जन इसको ऑब्जर्व करता रहता है और उसकी बेस पे ऑपरेशन करता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की कि आप नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ कैसे करेंगे। हम नर्सिंग मैनेजमेंट में वही हम वाइटल साइंस को क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे। और वाइटल्स यहाँ इसलिए ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि ये हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे वाइटल्स ऑर्गन तो इनडायरेक्टली हमारे क्या किया है जैसे कि BP हो गया, रेस्पिरेशन रेट हो गई, सारी की सारी हमारी इन पे ही हमारी बॉडी क्या रहती है डिपेंडेंट रहती है। अगर ये वाइटल्स ही क्या हो गया कि डिसबैलेंस हो गए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, तो इसलिए इसको मॉनिटर रखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आगे हम पढ़ेंगे लंग्स जो एक्सपांडिंग ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। अब जैसे कि मान लो किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है तो उसको 3 या 4 दिन बाद बोलेंगे आप इसके अपने लंग्स को प्रॉपरली फंक्शंस करवाने के लिए आप जैसे स्पायरोमीटर का यूज़ करके, जैसे मैंने आपको बताया था उसके अंदर कि इस प्रकार से होती थी। इसमें 3 अलग अलग कलर इसकी वॉल्स होती है, एक इसमें ट्यूब रहती है। यहाँ से हम क्या करते हैं मतलब रेस्पिरेशन एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी लंग्स में एक्सरसाइज होती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। तो उसके लिए हम ये कंडीशन कर सकते हैं ताकि हमारे लंग्स प्रॉपरली फंक्शंस करने लग जाएँ, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे केयर ऑफ इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब। अब जो हमने वो ट्यूब वहाँ पर डाल के रख रखी है उसकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, इसी में मैनेजमेंट में आता है क्योंकि ये नर्सिंग मतलब नर्स का ये क्या है फंक्शन है, मतलब कार्य है कि उस ट्यूब को क्या करना मैनेज करके रखना है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रेनेज। अब वो ड्रेनेज जहाँ से निकल रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, वहाँ कोई मतलब पस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है या वहाँ से कोई लीकेज नहीं हो रहा, जहाँ से इंसर्ट की गई है वहाँ से नहीं हो रहा है। उसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने वो इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स देखने वहाँ कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं हो रही है, वहाँ कोई एडिमा तो नहीं हो रहा है, वहाँ कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, तो चीज़ें हमें वहाँ पर ऑब्जर्व करनी है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। अगर हमें ऑक्सीजन बाहर से देने की ज़रूरत पड़ रही है तो हम वहाँ पर उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे। अगर मान लो ऑक्सीजन सेचुरेशन का लेवल जो SpO2 था ना, अगर वो कम आ रहा है 90% से कम आ रहा है तो उस टाइम हमें क्या करना है ऑक्सीजन थेरेपी बाहर से उसको देनी पड़ेगी। फिर बात करता हूँ एडुकेट रेस्ट एंड स्लीप। तो अब मान लो जिस पेशेंट की सर्जरी हुई है तो उस पेशेंट को एडुकेट रेस्ट एंड स्लीप करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो अपना प्रॉपरली फंक्शंस करना स्टार्ट कर देगा या हैवी वर्कआउट करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि लंग्स तो पहले से क्या नहीं कर पा रहे थे, अपना एक्सपांड मतलब पूरा प्रॉपरली फैल नहीं पा रहे थे,
तो जिस कंडीशन में क्या होगा कि अगर वो ज़्यादा हेवी वर्क करेगा तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होगी उसको वापस से, और वहाँ से क्या होगा कि वापस से कंडीशंस क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए वहाँ उसको क्या करना है, हमें रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंग्स प्रॉपरली अपने रिदम में आए वहाँ तक उसको क्या करना है, रेस्ट करना है, कि वो प्रॉपरली फंक्शंस करना भी तो ज़रूरी है ना। अगर वो उससे पहले ही मतलब हेवी वर्कआउट करने लग जाएगा तो वो इनडायरेक्टली वापस वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, कॉज हो सकती है। अब हम बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। अब नर्स कैसे इस चीज़ों को डायग्नोस करेगी। हमने वो डायग्नोसिस तो पहले पढ़ लिया अलग से, अब लेकिन जैसे कि हम एनसीपी पढ़ाते हैं ना, तो उसमें आता है नर्सिंग डायग्नोसिस भी आते हैं। तो नर्सिंग डायग्नोसिस जैसे कि अब उसी की बेस पे हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि मान लो कि जो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द सिक्रेशन। अब जो हमारा जो प्रोडक्शन मतलब फ्लूइड का प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो रहा है, और वहाँ का जो एयरवे है वो इनइफेक्टिव है, मतलब वो क्लियर नहीं है। उस कंडीशन में हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये कंडीशन अगर पेशेंट में देखने को मिल रही है तो अब नर्स वहाँ क्या इंटरवेंशन कर सकती है, उसको क्या क्या कर सकती है यहाँ पर अपने स्तर पर। तो वो करेगी एसिस द रेस्पिरेटरी स्टेटस देखेगी उसका, मतलब उसकी जो वाइटल्स देखेगी, रेस्पिरेटरी रेट्स देखेगी, वो इस चीज़ों को कोशिश करेगी। प्रोवाइड कंफर्टेबल बेड एंड पोजीशंस। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस भी पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड या कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उनमें हमेशा सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन प्रीफर की जाती है। वो इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी के कारण वहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई फ्लूइड भी जमा तो वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है और कंफर्टेबली वो क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो उस पेशेंट को मैं लेटरल या प्रोन पोजीशन दे दूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके हार्ट और लंग्स पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और वहाँ तो पहले से ही प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में हमें हमेशा क्या करनी है, पोजीशन देनी है या तो सेमी फाउलर या ओनली फाउलर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रोवाइड न्यूबलाइजेशन करना है। न्यूबलाइजेशन में क्या करना है कि जिसमें मैंने आपको बताया था, टेबलेट्स बताई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, एक होती है इप्रोट्रेनोल होती है, इस प्रकार से एक नाम है इस टेबलेट का। तो वो टेबलेट देते हैं, वो क्या करती है, डायलेशन का काम करती है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट यही है ब्रोंको डायलेटर की, भी हम यहाँ देंगे। एक स्टीम इनहेलेशन देंगे, उससे क्या होता है कि जो हमारे रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसके अंदर किसी प्रकार का म्यूकस है तो उससे क्या करता है, हमें थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, वो डायलेट होते हैं और वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो इसमें हमें क्या थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, तो ये कंडीशन भी हमें करनी है। इसको ब्रोंकोडायलेटर्स भी देना है, ठीक है ना। फिर बात करता हूँ इम्बेलेंस न्यूट्रिशन। अगर मान लो किसी पेशेंट में न्यूट्रिशन इम्बेलेंस है, उस कारण से वो क्या क्या करता है, उसमें लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रखी है, एनोरेक्सिया हो गया, फिर हो गया नोजिया वोमिटिंग, ये कंडीशन है उसके अंदर। तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या करना है, उसका इंटरवेंशन करेंगे, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या करेंगे, हम उसको प्रॉपर रखेंगे, हाई रिच प्रोटीन और विटामिन उसको डाइट्स देंगे, अलाउ स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देंगे। अब ऐसा नहीं है कि उस पेशेंट को हम एक साथ खाना खिला देंगे, नहीं, मतलब इसको हम दिन में 4 फ्रीक्वेंट डाइट फिक्स कर देंगे, और उसमें स्मॉल मतलब थोड़ी तो डाइट देनी है, मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे कि एक साथ खाना नहीं खिलाना है, ठीक है ना। फिर बात करता हूँ मॉनिटर ऑफ पेशेंट वेट, उसका वेट भी मॉनिटर करना है। अब ये चीज़ आप वेट से आप मतलब ये जो इम्फाइमा हो रहा है इससे आप बोलोगे सर वेट से क्या रिलेशन है। और वेट से रिलेशन इसलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई पेशेंट ओबेज है मतलब बहुत मोटा पेशेंट है ना, उस पेशेंट में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर होता है ना, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है हमेशा, आपको ये पता है। अगर ब्लड प्रेशर उसमें इंक्रीज होगा, इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली मिल नहीं पाती है, मिल नहीं पाएगी तो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक प्रोसेस करेगा, उसमें क्या करेगा, हमारी बीपी को वो इंक्रीज कर देगा ताकि पेरीफेरी तक हर ऑर्गन या टिश्यू तक क्या पहुँचे, ब्लड पहुँचे। अगर ओबेज पर्सन था उसके अंदर बीपी इंक्रीज आ रही है, अब बीपी इंक्रीज होगी तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड भी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक रेट भी हाई होगी। तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पर ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगी। तो इनडायरेक्टली रेस्पिरेशन पर अगर इफेक्ट आ रहा है तो उस कंडीशन में उसको मॉनिटर करेंगे, ज़्यादा ओबेज पर्सन नहीं होना चाहिए। तो है तो उसको किस प्रकार से ट्रीट करना वो भी इसका हमें हमें खुद को ही मतलब नर्सिंग फील्ड में उन्हीं को करना पड़ता है ट्रीटमेंट। फिर बात करता हूँ इम्पेयर गैस एक्सचेंज। अब उसमें क्या हो रहा है कि ये इम्फाइमा कंडीशन है, वहाँ पर गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रही क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, और सेकेंडरी इसमें क्या हो रहा है, बिल्ड ऑफ द फ्लूइड सिक्रेशन ज़्यादा और बढ़ रहा है। तो एक कंडीशन उसके कारण क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज मतलब हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, तो उसकी मैं यहाँ बात करूँगा। असिस्ट द रेस्पिरेटरी स्टेटस देखेंगे, वही जो ऊपर वाले पॉइंट है वही आने वाले, कंफर्टेबल पोजीशन हो गई। यहाँ पर क्या है, SpO2 का लेवल भी चेक करेंगे, वाइटल्स करेंगे, ऑक्सीजन लेवल हो गया, और आर्टियल जो ब्लड गैस हो गया, यहाँ ABG भी करेंगे। तो यहाँ तक था हमारा पूरा कंप्लीट इम्फाइमा की कंडीशन थी। आई थिंक यहाँ तक ये पूरा आपको समझ में भी आया होगा। और इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ABG पढ़ेंगे, जो आर्टियल ब्लड गैस है उसका कंप्लीट एक वन शॉट करेंगे, क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी से संबंधित भी है इसके अंदर, क्योंकि ABG के अंदर हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कोलोसिस भी पढ़ते हैं। तो यहाँ उसका कोई यूज होगा तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे इस ABG के बारे में, कि ABG क्या होता है, ठीक है ना। तो इस ABG का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।
अगर यहाँ तक कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा अलग से उस चीज़ को, या मेरे को इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।